जो राहुल गांधी जी की जो पहली यात्रा थी रजत जी, वो आजाद भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्र नेता ने इतनी व्यापक यात्रा निकाली नहीं थी। 4,500 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और उस यात्रा का जो रिस्पॉन्स मैंने खुद देखा था वो अभूतपूर्व था। और लोगों ने डिमांड किया, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने डिमांड किया कि लोकसभा से पहले एक पूरब से पश्चिम यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि समय कम था, इसलिए इस यात्रा को मिक्स रखा गया। बस में भी है और पैदल भी है। यात्रा निकालने का जो निर्णय था वो पार्टी का था। और हालांकि ये वोट बटोरने की यात्रा नहीं है, पॉलिटिकल एंगल से नहीं है, लेकिन उस यात्रा में जो संदेश था और अभी भी है वो है कि जो लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। अब यात्रा निकली रजत जी, आप जानते हैं, इम्फाल से मणिपुर में क्या हालत हुए हम सब जानते हैं। वहां पर व्यापक हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, मर्डर, बलात्कार, मतलब वहां बहुत हालत खराब थे। तो उन लोगों की बात सुनने के लिए, मरहम लगाने के लिए, और न्याय जब बोलते हैं तो चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, तो न्याय मिलना चाहिए शासन से। और विपक्ष में रहते हुए ऐसी मांग करना कोई गलत मांग नहीं है। अब चुनाव होगा जब गर्मियों में होगा, लेकिन अगर जनवरी से मार्च तक 50-60 दिन तक राहुल गांधी जी और सब निकल रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर रेखांकित कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें मैं इसको गलत नहीं मानता। और ये तब हो रहा है जब पूरी पार्टी ने कहा कि पहली यात्रा थी वो बहुत कामयाब रही, कि लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ। और ये बात ठीक है, चुनाव हम कर्नाटक जीते, मध्य प्रदेश हार गए, हार जीत होती रहती है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, और उन्हीं मुद्दों को अगर हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो उसमें पार्टी को भी फायदा मिलेगा, लेकिन देश को भी फायदा मिलेगा। देखिए, ऐसे समय में जब आपने बहुत सारी विरोधी दलों के साथ अलायंस किया है, जिस समय सीट शेयरिंग के डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस समय इस पर चर्चा हो रही है कि पंजाब में किसके साथ अलायंस होगा, कितनी सीटें होंगी, उस समय पार्टी की लीडरशिप राहुल गांधी मेनली है जो फैसले लेते हैं, वो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी में आज अध्यक्ष खड़गे साहब हैं और खड़गे साहब ये सब जानते हैं कि खड़गे साहब कैसे अध्यक्ष हैं। नहीं, खड़गे आप कुछ भी कहें, लेकिन जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, और हमारी एक कमेटी है, इंडिया अलायंस का एक ग्रुप है, वो सारा काम चल रहा है। और जो सीट शेयरिंग का इशू है, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में हो, नेताओं से बात करने का हो, कैंपेन बनाने का हो, वो सब काम पैरेलली चल रहा है। काम कुछ रुका नहीं है, क्योंकि चुनाव सामने है। लेकिन यात्रा का एक अनूठा अनुभव पहले रहा, उसको दोबारा रिपीट करने का मन कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन इंडिया अलायंस का, सीट शेयरिंग का, कैंपेन का, स्ट्रेटेजाइजिंग का, हम सब काम कर ही रहे हैं। हम ऐसी बातें सुनते हैं, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं एक थी कांग्रेस, और कांग्रेस के एक नेता जवाब देते हैं एक था जोकर। वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसी ने काउंटर किया, तो थोड़ी बड़ी खींचतान तो चलती रहती राजनीति में। इसका क्या जवाब है इसका? तो ममता बनर्जी ने कहा कि लेफ्ट वालों के साथ वो बिल्कुल नहीं बैठेंगी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को आज तक लेफ्ट वाले चलाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ममता जी बड़ी सम्मानित नेता हैं और कई बार मुख्यमंत्री बनी बंगाल की, और उनका एक स्टैचर है बंगाल के अंदर। लेकिन इंडिया अलायंस है, इसमें सब बराबर की हिस्सेदारी है। बंगाल में सीट शेयरिंग कैसे होगा उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, परिणाम बहुत जल्द निकलेगा। लेकिन जो उद्देश्य ये है कि जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, आप उन सबका पार्टी का वोट अगर जोड़ लेंगे तो 60% से ज्यादा वोट मिला है। और जो एनडीए पार्टनर्स थे उनको 35% से कम वोट मिला था। तो चिंता ये है भाजपा को कि अगर इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स साथ मिलकर लड़ेंगे और चुनाव अगर 1-1 हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो ज्यादा चिंतित है इंडिया अलायंस की यूनिटी से। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, देखिए, हर रीजनल पार्टी का एक महत्व है, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पंजाब हो। लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर अगर भाजपा को कुछ चुनौती दे सकता है नेशनली, तो कांग्रेस पार्टी है। और हम सब समझते हैं कि हमको कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा सीट शेयरिंग करने के लिए। हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चुनाव जीतना जरूरी है, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए। मजबूत विपक्ष रहेगा तो डेमोक्रेसी थ्राइव करती है। इसलिए इंडिया अलायंस के जो हमारा गठबंधन हुआ है वो मुद्दों को लेकर हुआ है, और बहुत जल्द सारी बातें सेटल कर कर हम लोग सीट शेयरिंग कर लेंगे। इतना नहीं है कि समय कम बचा है और अभी ये तय नहीं हो पाया कि इस अलायंस का कन्वीनर कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। नहीं, हम लोगों ने दूल्हा है नहीं, बारात आ गई। नहीं, अगर बहुत पहले निर्णय लिया गया था कि हम किसी पद की महत्वाकांक्षा रखते हुए नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। और
कौन किस पद पर बैठेगा वो निर्णय समय पर लिया जाएगा। पहला उद्देश्य ये है कि हम यूनिटी करें। आसान नहीं है रजत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने सारे दल हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका। कई बार हम आपस में लड़े नहीं एक दूसरे के सामने। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े देश में अलग अलग पार्टीज को साथ लेकर आना और स्मूथली उसको आगे ले जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सबको लगा कि ये जरूरी है, इसलिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ। और मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के गठन से विपक्ष की जो यूनिटी है वो अगर मजबूती से आगे बढ़ती है तो एक अच्छा चुनाव होगा एनडीए के साथ। और मत भूलिए, एनडीए के जो पार्टनर्स थे, चाहे वो अकाली दल था, चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो जेडीयू, अलग अलग बीजेपी छोड़े चले गए। अब बीजेपी को लगता है कि अपने दम पर ही वो पूरा मैदान फतेह कर लेंगे, तो पता पड़ जाएगा जब चुनाव आएंगे लोकसभा के। आप कह रहे हैं कि हम इश्यूज पर लड़ेंगे। अब एक सबसे बड़ा इशू पिछले 9 साल से जो राहुल गांधी के दिमाग में है वो है अडानी। वो कहते हैं कि मोदी जी ने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, उनको जमीन दे दी, उनको फेवर कर दिए, उनको पोर्ट दे दिए। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभी मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के, और बनते ही पहला एग्रीमेंट उन्होंने अडानी के साथ साइन किया है 12,400 करोड़ का। कोई भी उद्योगपति है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो किसी कंपटीशन में, किसी बिडिंग में कहीं क्वालिफाई करता है और वो राज्य में इन्वेस्ट करता है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि पैसा आए, निवेश हो, रोजगार मिले, उद्योग लगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नियम कानून को ताक पे रखकर ऐसा कोई रास्ता निकालें कि देश का जितना भी बड़ा खान खदान, बिजली घर, हवाई अड्डे, पोर्ट, रेलवे, सब कुछ एक या दो लोगों को देना चाहें, तो देश की संपत्ति है, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें शक की गुंजाइश है, तो कृपया करके पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली काम हो। राजस्थान में आपकी सरकार थी, 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन किया अशोक गहलोत की सरकार ने। आप उस सरकार का हिस्सा थे। ऐसा नहीं था पहली बार। आप करें तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करो, ठीक है, कंपटीशन से बिडिंग हो, आप क्वालिफाई करो, आप नियम कानून का पालना करो, इन्वेस्ट करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। अडानी जी आपकी अदालत में, मैंने उनसे पूछा आपको ये सब मिला, उन्होंने कहा मैं एक चीज का हिसाब दे सकता हूँ, सारा कुछ मैंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लिया है और कोई फेवर नहीं मिला जी। लेकिन उनको लगता है कि राहुल जी को पता नहीं क्या परेशानी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए थे जिसमें नहीं हो पाया था। और देखिए, आप और हम जानते हैं जो बिडिंग प्रोसेस है उसको कैसे कभी कभी मैनेज किया जा सकता है, तो उसमें कई अगर कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ मैनेज नहीं होता, जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ मैनेज होता है। नहीं, ये तो बात हम करें राष्ट्र लेवल की, ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकती। देखिए, आप 9 साल से लगातार अंबानी अडानी को गाली देंगे और फिर कांग्रेस की सरकारों में उनको कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। अगर किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ट्रांसपेरेंटली कुछ काम करना चाहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, करना चाहिए। और अगर नॉन ट्रांसपेरेंटली करें, चाहे कांग्रेस की सरकार ही क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा तो उतना मानना है कि मापदंड बराबर होने चाहिए। अगर कहीं लोगों को आशंका है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है या कोई कोर्ट में केस चल रहा है या कोई रिपोर्ट ऐसी आ रही है जहाँ पे हमें लगता है कि उसमें कुछ गलती हुई है, तो वो सही नहीं है। मुश्किल हो रहा है अपने डिफेंड। बिल्कुल नहीं। जब हम सरकार में थे तो आए दिन आरोप लगते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, कुछ प्रूव नहीं किया। 2G स्कैम, CAG स्कैम, पता नहीं क्या स्कैम बोलते थे, आज तक कोई सामने कुछ आया नहीं है। हम कहते हैं आप इतना बोलते थे, अगर आपके राज्य में अगर कहीं कोई सवाल पूछता है तो कृपया के जवाब दे दीजिए। मैं तो किसी को दोषी करार नहीं कर सकता हूँ, भाई जज तो आप लोग हैं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकता हूँ। विपक्ष पर रहकर अगर विपक्ष सवाल भी ना पूछे, अब आप सवाल पूछो तो 150 सांसदों को आप बाहर निकाल दो। सवाल पूछो तो आप बोलो आप देशद्रोही हो, सवाल पूछो बोलो आपने ऐसे किया वैसे किया। अगर कोई सवाल आता है तो पार्लियामेंट में अगर, क्योंकि मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सीबी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या कोई किसी ने कोर्ट में कुछ डाल दिया है तो सरकार को अपना ऑनेस्टली आंसर दे देना चाहिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको लटकाना, ये करना, वो करना, इसलिए विवाद पैदा होता है। जनता से पूछे सवाल। कमलनाथ जी ने बजरंगबली की मूर्ति बनवाई, सिद्धरमैया ने राम मंदिर बनवाया और केजरीवाल जी हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी को राम नाम से कोई दिक्कत है? ये एक धारणा बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी को किसी से परहेज है। हर व्यक्ति का, उसकी आस्था, उसका धर्म, वो किसको पूछता है उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कुछ लोग इसका बखान ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस प्रकार का आरोप कोई लगाते हैं राहुल जी के बारे में, वो आरोप सही नहीं। लोगों को तकलीफ होती है जब आपके अलायंस में सहयोगी दल है DMK, उसके
नेता है स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि। वो कहते हैं सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है,